वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RZ स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस दूसरे लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th की साइंस का। अगर किसी बच्चे ने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ये वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, उसे थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। इसलिए मेरा सजेशन उसे है, एडवाइस है कि वो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास डेली हमारी नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि अब हम लगातार पढ़ाते रहेंगे इस तरह से 9th और 10th के बच्चों को। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल अगले चैप्टर में जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर दूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो बनती है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स सिंपल। उसके बाद हमने बात की थी कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक लेफ्ट साइड में जो होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और मिलके जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो एक नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और फिर आगे हमने बात किया था कि जो हमारे दैनिक जीवन में अभिक्रिया क्या उपयोग है, आपको याद होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर चालू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद अगली चीज है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को आपको याद होगा, मैंने लिखा था HCl और हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो था HCl। यहाँ पे मैंने 2HCl इसलिए लिखा, वो आप पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो अभी हम ध्यान देते हैं कि मैंने जो बताया था आपको कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। दैट सिंपल। अब इसमें समीकरण को हम क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने किस प्रकार से दर्शाया? एक तरीके से लिखा है, तत्व लिखा हमने, दो तत्वों को लिखा, बीच में प्लस लगाया, फिर एरो लगाई और फिर प्रोडक्ट बना, जो हमारा उत्पाद बना उसे हमने लिखा। तो ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण की ये परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया को जिस प्रकार से दर्शाते हैं उसे कहते हैं हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। दैट्स क्लियर। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को जैसे हम दर्शाते हैं, यानी जिस तरह से दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको, मैंने बहुत ख़राब तरीके से लिखा है, अगर आपको इसके PDF नोट भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बाद अब पहले आप देखिए कि आपको ये नहीं मालूम होगा, अगर आप 9th सही से पढ़े हैं तो ही आपको पता होगा। तो पहले मैं आपके यहाँ पर हेल्प के लिए कुछ तत्व के नाम लिख देता हूँ, कुछ तत्व के सिंबल बना देता हूँ, क्योंकि रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आपको तत्व पता होना चाहिए, कौन कौन से तत्व हैं। ये हाइड्रोजन को कैसे दर्शाते हैं, क्लोरीन को कैसे दर्शाते हैं, और फिर उनको संतुलित करना पता होना चाहिए। तो संतुलित मैं अभी बताऊँगा इसमें। तो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन को किस प्रकार दर्शाते हैं, H से, क्लोरीन को Cl से, कुछ में जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं सोडियम Na से, मैग्नीशियम Mg से, कार्बन C से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, फ्लोरीन और ये नियॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ऑर्गन। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपको अक्सर मिलेंगे आपके इस पहले चैप्टर में, क्योंकि आगे आप अभिक्रियाओं के प्रकार भी पढ़ेंगे। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इसे लर्न कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद हो गया तो ही आपके लिए सरल होगा, सही होगा समझना। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक क्रिया को जिस प्रकार से दर्शाते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम जान चुके हैं इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ी रासायनिक समीकरण, उसमें मैंने आपको बताया कि जो पहली चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार दर्शाते हैं? रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। दूसरी बात, जब आप रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे
तो क्या यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे। जो मैंने बताया आपको कि तत्व का सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ये तत्व का प्रतीक का प्रयोग, ये हो जाएगा भाई, प्रतीक का प्रयोग आप करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इनकी अवस्थाओं का भी प्रयोग करेंगे। अवस्था मतलब जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों होते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन का प्रतीक का यूज़ करना है, और उसके बाद जो ठोस, द्रव, गैस में है उसका जैसे सिंबल आपको ठोस नहीं लिखना है। जैसे मैंने इससे पहले एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, हाइड्रोजन और क्लोरीन ये मिलके बना दिया 2HCl। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसके नीचे आप लिख देंगे G, क्योंकि G मतलब होता है गैस, द्रव का होता है, ठोस का होता है सॉलिड, द्रव का होता है लिक्विड। ठीक है, और एक चीज़ और आप जो यूज़ होगी इसमें, इक्विलिब्रियम मीन्स होता है जलीय, मतलब ये आप चारों यूज़ करना होगा आप भी जब भी अभिक्रिया लिखेंगे। मैंने बात किया पहले क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखने के लिए रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाएंगे और प्रतीक का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, अवस्था, अवस्था का भी आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन में ये है गैस, क्लोरीन क्या है गैस, और ये क्या बनी हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या होती है गैस, तो आपने इसमें किस सिंबल का यूज़ किया, गैस का यूज़ किया है। ठीक है, अब जैसे ही Na+Cl, तो ये क्या बन जाता है NaCl। ठीक है, तो ये Na क्या होता है, Na एक ठोस धातु है, ठोस, तो इसके लिए आप लिखेंगे सॉलिड S। क्लोरीन गैस है G, ये NaCl क्या होता है नमक, ये भी क्या होता है सॉलिड। तो आप इस तरह से इसे दर्शाएंगे, इस तरह से इसे लिखेंगे। और जो मैंने बताया कि 3 तरीके होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, प्रतीकों का यूज़ करना है, अवस्थाओं का यूज़ करना है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ, जो है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से आप आगे केमिस्ट्री में जानेंगे। क्योंकि अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे तो आपका इक्वेशन सही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसके कई तरीके हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो आपकी बुक में भी है और आसान भी है, अगर आपने उसे सही तरीके से समझ लिया। तो आप फोकस कीजिए मेरे साथ और समझिए। मैं पहले आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल Fe+H2, मतलब ये है आयरन आपका, ये Fe बोलते हैं आयरन को, यानी कि लोहा, और एक तरफ जल है, ये क्रिया करके बनाते हैं Fe3O4+H2। ये समीकरण है आपका। अगर ऐसे है आपका समीकरण तो आप इसे कैसे संतुलित करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि इसका एक चार्ट बना लीजिए, सिंपल चार्ट बना लीजिए। आप इधर लिख लीजिए तत्व को Fe, और क्या है हाइड्रोजन, और क्या है ऑक्सीजन। इसमें कितने तत्व हैं आप देखिए, एक लोहा है, आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन ये बदल गया है। तो यहाँ पे आपने डाल लिया कि सबसे पहले है ये तत्व, ठीक है, और ये हो गया आपका अभिकारक, और ये है उत्पाद। ठीक है, तो ये आपने चार्ट बना लिया। अब क्या कीजिए आप सबसे पहले देखिए कि अभिकारक, मैं आपको बता दूं, आपको पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। ये है आपका अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है भाई, और ये जब अभिक्रिया में भाग लिया, इसने अभिक्रिया करके क्या बनाया, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है उत्पाद और ये है अभिकारक। तो अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है, ये जो आपका आयरन है ये अभिकारक में कितना है, 1 है ना, ये आप देखिए 1 है अभिकारक में, हमने अभिकारक में 1 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 1, यहाँ लिखा है H2O, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
यही आयरन इस उत्पाद में कितना है, उत्पाद में है 3, ऑक्सीजन कितना है भाई उत्पाद में, ऑक्सीजन उत्पाद में है 4, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, आयरन की संख्या बराबर नहीं है, और ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। यानी कि ये जो बराबर नहीं है यही हमारे रासायनिक समीकरण को असंतुलित कर रहा है। यानी अगर हमें संतुलित करना है तो अब इसी में हम लोग को चेंजिंग करनी होगी। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने ये किया कि एक चार्ट बनाया, उसमें देखा कि कौन कौन से तत्व हैं और वो कितने हैं, अभिकारक में कितने हैं, उत्पाद में कितने हैं। उसके बाद Fe में जैसे आप देखिए यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे, इसमें गुणा करके आपको संख्या को घटाने या बढ़ाना रहता है, उसी प्रकार के ये सेट हो जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिए एक बार और इक्वेशन को, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्योंकि चार्ट मैंने बीच में बना दिया है। Fe प्लस H2O ये क्रिया करके बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है, सबसे पहले आप उठाइए, ये ध्यान दीजिए कि आपका जो Fe है वो संतुलित नहीं है, उत्पाद में है ये 3, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 है ये, तो अब अभिकारक में हमें बराबर करनी है अभिकारक उत्पाद में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। क्यों हमने ऐसा किया भाई, क्योंकि उत्पाद में 3 है तो हमने यहाँ 3 से गुणा कर दिया Fe का, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे संख्या 3 हो गई आयरन की, और यहाँ पे भी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आयरन हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा बराबर है दूसरे नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है, यहाँ पे 1 अभिकारक में, और उत्पाद में कितना है भाई, उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है, तो अब हमें इसे संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो इसका सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा गुणा। मैं इसे दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमने यहाँ पे बढ़ाया, ये गुणा किया है हमने यहाँ पर, ये पहले उसमें 1 Fe था, अब यहाँ हमने 3 से गुणा किया और यहाँ 4 से किया, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ 4 से गुणा किया, तो अब तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब अगली लाइन में हम अगला स्टेप लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई हमारा। यहाँ क्या, आयरन बराबर हो गया भाई, आयरन की संख्या बराबर हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। लेकिन दिक्कत ये आई, आप एक और दीजिए, देखिए आप यहाँ पे आपने 4 लगाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था 2, अगर ये अब पहले और दे दिए यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा करके आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाएंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर किसी भी तत्व के नीचे लगा है तो वो बता रहा है उसकी संख्या कितनी है, ये H2, ये तो 2 है ही, ये 2 हाइड्रोजन है पहले, कितना है 2। अब अगर हम यहाँ पे लिख दे 2H2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो 2 है ही उससे 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर है यहाँ पर Cl2, यहाँ 3 लिख दिया, तो यहाँ कितना क्लोरीन हो जाएगा, 3 दूना 6 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखेंगे तो 4 दूना हाइड्रोजन हो गया 8। अरे भाई यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे है 2, ये तो फिर से दिक्कत हो गई। हम जो यहाँ संतुलित था, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे अभिकारक में इसकी संख्या हो गई 8 और यहाँ पर है 2 उत्पाद में। अब इसे भी संतुलित कीजिए, तो इसे संतुलित करने के लिए सिंपल आप यहाँ गुणा कर चुके हैं, इसे 8 बना चुके हैं, तो अब इसे 8 बनाइए। इसे 8 कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा कर दें तो ये 8 बन जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ पे भी कितनी संख्या हो गई हाइड्रोजन की, 8। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ और इस बार ये हमारा क्लियर हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2 एंड दैट्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन यानी ये समीकरण संतुलित समीकरण है और ये आप जान चुके हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो आप स्किप करके आप फिर से इसको देख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। ये चीज़ आपको गौर देनी होगी कि कितने क्लोरीन कितने हाइड्रोजन, आप ये चार्ट बना लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इसे करते जाएंगे और 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि आप भी और आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा पाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।